हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये टोटल क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, यानी जो हमारे एग्जाम में बनते हैं पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, यही 30 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और ये आपका जो रहेगा ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको जो है चाहे आप स्टेट टेट देते हैं या सी टेट देते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले भी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक कार्य। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। और विकास का एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर से ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर जो है प्राणी में जो है प्रकट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे विकास क्या है, यानी हमें बताना है विकास क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये हो जाएगा राइट आंसर कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विकास कैसे होता है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। यानी पहले जो है स्पाइनल कार्ड बनता है, फिर हृदय, इस क्रम में विकास होता है। चूंकि निकट दूर विकास क्रम प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट इस सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, उसके बाद जो है दूर के भागों में होता है। तो उदाहरण के लिए जो है पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक, यहाँ पे जो है अजर्सन दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। और यहाँ पे जो कारण कह रहा है कि मानव मध्य बाल्यावस्था से, रीजन है कि मानव जो है मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो राइट आंसर है, ये और आर दोनों गलत है। तो अभिकथन है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था एक तक तेजी से विकसित होता है और ठहर जाता है। और तर्क कह रहा है कि मानव जो है मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे दोनों गलत क्या है? गलत है। तो इसमें पियाजे के अनुसार एक आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चे में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों का जो विकास है सभी चरणों से गुजरना पड़ता है और संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सभी जो चरण है निश्चित और स्थिर होते हैं। बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है और विकास जीवन पर्यंत यहाँ पे होता रहता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य यानी रियलिटी शो को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर अब दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में डैश की भूमिका निभाती है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? मीडिया। तो विद्यार्थियों का एक समूह जो है अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य जो है रियलिटी के शो के रूप में दर्शाता है। और 8 वर्षीय जो सना है वो एक जज के तौर पे यहाँ पे कार्य कर रही है, यानी टिप्पणियां करती है। तो ये परिस्थिति जो है बच्चों के सामाजिकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बाल्यावस्था में सामाजिक बहिर्मुखता सर्वाधिक देखी जाती है। इस तरह जो है बाल्यकाल में एक बालक अपने आसपास के परिवेश में जो भी घटता हुआ देखता है या अवलोकन करता है, उससे अपने आप को जोड़ते हुए और स्वयं के जीवन में वही कार्य, वही आचरण, गतिविधियों को करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज टीवी या मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों को तथा जिस तरह के कार्य को देखते हैं वही गतिविधियां और अपने खेलों के माध्यम से या अपनी अंतः क्रियाओं के माध्यम से जो है साकार करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में जो है वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की यहाँ पे योग्यता पा लेते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को ठोस सक्रियात्मक अवस्था तक की अवस्था भी कहते हैं
और इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि जो है लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की जो मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है और वह किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में जो है तर्क कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है संतुलीकरण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा डी। तो जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है संतुलीकरण कहलाती है। संतुलीकरण का अर्थ है कि नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना और अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तु में फिट करना है। बालकों में जो है बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नई परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में जो है आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। यह है पार्ड यानी स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों को यह समस्या हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए जो है अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की यह सिद्धांत के अनुसार जो है पार्ड का उदाहरण है और पार्ड से तात्पर्य एक ऐसी तकनीकी से है जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। पार्ड या ढांचा निर्माण में शिक्षक विद्यार्थियों के वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध करता है। जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक सहायता उपलब्ध कराना पड़ता है, परंतु जैसे जैसे विद्यार्थियों की क्षमता व कार्य जो है अभ्यास बढ़ता जाता है और सहायता का स्तर भी कम होता जाता है, तो इस प्रकार की सहायता से जो है विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है अंतर व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति यानी कुशल एवं जो है विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना के माध्यम से होता है। बालक जो है वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है और वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास है इस पर जो है सामाजिक कारकों परिवार यानी सामाजिक कारक कौन कौन हो गए, परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, मित्र मंडली हो गया, परिवेश हो गया, इन पे जो है भाषा का प्रभाव पड़ता है और संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः जो संज्ञानात्मक विकास हो गया एक सहयोगात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। 9 हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि क्या है, हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना है कि कोहलबर्ग ने जो है पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। इनके सिद्धांत की आलोचना जो है न्याय संबंधी चिंताओं को पारस्परिक विचार से विकास के रूप में अधिक उन्नत मानती है। मौजूदा उपायों पर महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है अधिक नैतिक रूप से विकसित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं जो है नैतिक दुविधाओं में जबकि पुरुष जो है न्याय के मुद्दों पर अधिक भरोसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि जो है गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक। बाकी यहाँ पे कौन कौन सी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धियां दी गई हैं, संगीतमय या भाषा योग्य, सारी गति संवेदी होगी, ये सभी है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं वो व्यवहारिक बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि
का सिद्धांत दिया। इन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया जिनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाषागत बुद्धि। तो भाषागत बुद्धि के अंतर्गत जो है ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा का जो प्रभाव होता है अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है, जैसे ये कवि हो गए, लेखक हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि देशिक बुद्धि। तो देशिक बुद्धि इनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उनका परिमार्जन करने के लिए होते हैं, जैसे विमान चालक हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया। अगला जो है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो इन्होंने जो है जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकता है वे लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे डांसर हो गया, खिलाड़ी हो गया। और संगीतात्मक बुद्धि तो संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति, जैसे संगीतकार। तार्किक गणितीय बुद्धि तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंतर्गत जो है वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक हो गया। अगला यहाँ पे जो था अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। 30 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे दार्शनिक, धर्म नेता। और अगला जो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा इसके बारे में जान सके और उनके एक अच्छा संवाद करना, जैसे साइकोलॉजिस्ट आदि होते हैं। तो लास्ट में दिया है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो प्रकृतिवादी बुद्धि जो है नेचर के बारे में, यानी प्रकृति क्या हो गया, नेचर हो गया, तो इसके बारे में जो जानकारी रखने वाले व्यक्ति होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी हो गया, किसान हो गया, पर्यटक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प जो है एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे विविध स्पष्टीकरण। तो विविध स्पष्टीकरण एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदान या सुलभकर्ता होती है। वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर अधिगम अनुभव करते हैं, और प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर है सी। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो बहुभाषिकता के संदर्भ में शिक्षक को जो है सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना है कि जो विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। समावेशन से तात्पर्य सभी विद्यार्थियों को सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे जो है सभी सांस्कृतिक को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। एक शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार अधिगम की क्षमता होती है, अतः उनकी जो क्षमता के अनुसार ही शिक्षण अधिगम तैयार करना चाहिए, जिससे सभी बच्चों को समावेशन में बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, तो उनके संदर्भ में क्या है ये राइट आंसर हो जाएगा कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़िवादी को अनुसरण करेंगे। वह बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानवीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए, पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में जो है कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापकता होती है, अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे बताना है आकलन के क्या उद्देश्य हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना है। ये राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, जिससे बालक की अंतर क्रिया या सीखने की प्रक्रिया में दृढ़ता आएगी, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है तथा बच्चों के अधिगम और प्रक्रिया में उनके अनुभव के अनुकूल ही देना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर जो है विद्यार्थियों का समर्थन देना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने का अवसर और अधिक मिलेगा तथा बच्चों में जो है त्रुटियां कम हो जाएगी। 15 देखेंगे, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो ये करता है फ्रेंड्स, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। गत्यात्मक मूल्यांकन बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से शिक्षक जो है बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों और आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है और उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से जो है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करने से बचना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार अब बालक जो है केंद्रीय शिक्षा है, बाल केंद्रीय शिक्षा है, इसलिए अध्यापक को केंद्र में नहीं बल्कि बच्चे को केंद्र में रखना है और उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। बच्चों की विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए जो है मौके देने चाहिए और विद्यार्थियों को जो है शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियों प्रदान करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों को जो है उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं भी देना भी चाहिए। 17 करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए विद्यार्थियों की जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति करना चाहिए तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो है ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार जो है विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसलिए वर्तमान में अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान सके और उसका जो है अनुसरण कर सके। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। यह गुण निम्न में से किसका संकेत है। तो ये है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। तो एक विद्यार्थी जो है कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से जो है दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, तो जो ये स्थान है एक स्थान में नहीं बैठ पाता है और बेचैन रहता है, यहाँ पे जो है वस्तुएं भी खो देता है। तो ये गुण जो है अवधान न्यूनता, अति सक्रियता यानी अटेंशन डिफिक्ट हाइपरसिटी एक्टिविटी डिसऑर्डर का संकेतक है। अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार या अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से तात्पर्य है कि ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी और ADHD कहा जाता है। इसकी समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां घरों में तनाव का माहौल रहता है और जहां पढ़ाई पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति रहती है। ADHD व्यवहार से जुड़े लक्षणों का समूह है जिसमें एकाग्रता की कमी, अधिक चंचलता और आवेग देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। तो श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए और अध्यापक को सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए तथा सहायक तकनीकी का भी इस्तेमाल करना चाहिए और जानकारी प्रक्रमण के लिए उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों को जो है अन्य कई तरीकों से भी शिक्षा या अधिगम दी जा सकती है और अध्यापक को चाहे कि ऐसे बालकों को पढ़ाते समय चार्ट बोर्ड, रंगीन चौक आदि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें एवं बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। कक्षा में इन बालकों को जो है आगे बैठाना चाहिए, कमरे में आवाज गूंजनी नहीं चाहिए और हाथ की उंगलियों तथा बाजू आदि का प्रयोग शब्दों या वाक्य के लिए करना चाहिए। जिन बालकों को श्रवण बाधिता बहुत अधिक है और वे सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ सकते, उन बालकों को विशेष स्कूल में पढ़ाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे किस समुन्नत करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सृजनात्मकता। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वह सृजनात्मकता को समुन्नत करती हैं। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ होता है सृजन अथवा रचना करने की योग्यता। मनोविज्ञान में सृजनात्मकता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा जो है वह कुछ नया सृजन करता है। प्रत्येक व्यक्ति में जो है किसी न किसी प्रकार की मानसिक योग्यता होती है जिसके आधार पर वह लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि बन पाता है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति होती है। करो और करो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को जो है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहायता देनी चाहिए तथा कम अंक पाने वाले कारणों को जानना चाहिए, उस समस्या को दूर करना चाहिए और पुनः विद्यार्थी को जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यहाँ पे जो है कथन और आदर्शन दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए, जो है जरूरी है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है नई सामग्री को जो है बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं जल्दी सीखते हैं और सीखे हुए ज्ञान में स्थायित्व लाता है। अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं होता है, बल्कि अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और मनुष्य जीवन भर जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो विद्यालयों को जो है किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। तो विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। विद्यालय को इस धारणा को जो है चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि खुद को दूसरे से बेहतर तब माना जाता है जब किसी भी लक्ष्य को अपने स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त कर ले। तब वह विद्यार्थी इस बात पर विश्वास करने लगता है कि उसको जो है यह सफलता उसके स्वयं के कर्मों से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन वर्जन। तो किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय जो है एक अध्यापिका को निम्न में से गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन नहीं करना चाहिए। उससे जो है बच्चों का ध्यान पाठ्यक्रम से भटक जाएगा, लेकिन और सभी उदाहरणों को देना चाहिए, जैसे रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों एवं क्षेत्र भी उपयोग करना चाहिए। विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना चाहिए और विद्यार्थी को जो है कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। तो संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चों के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। इससे जो है अध्यापक उन पहलुओं को समझकर उसका निराकरण करते हैं और यह बच्चों के अधिगम के रूप में समस्या साधक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुचि। रुचि जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस अभिप्रेरणा से है जो व्यक्ति को बाहर से प्राप्त होता है, जो पर्यावरण से संबंध होती है। यह अभिप्रेरणा प्रोत्साहन द्वारा दी जाती है और प्रोत्साहन में प्रशंसा, दोषारोपण, पुरस्कार, दंड, अंक, श्रेणी एवं सहयोग आते हैं। चूंकि रुचि जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है और आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं व्यक्ति के अंदर ही स्थिर होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को हमेशा किसी भी कार्य को सतत रूप से करने के लिए प्रेरित करती रहती है। 27 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? ये रहेगा निराशा। तो निराशा जो है भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा।
निराशा से तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी नकारात्मक मानसिक स्थिति अथवा भावात्मक दशा से होता है जो बालक या विद्यार्थियों को अनेक अवरोध और परस्पर विरोधी विकल्पों का सामना करने पर प्राप्त होती है। उत्सुकता, कृतज्ञता तथा जिज्ञासा तीनों व्यक्ति की आंतरिक अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति के अंदर स्थिर होती हैं और हमेशा व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में जल संपर्तय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर कि इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। तो एक कक्षा में जल जो है संपर्तय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है और बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए जिसमें बच्चे की भ्रांतियां दूर हो सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? तो ये देता है फ्रेंड्स सांस्कृतिक संदर्भ। अधिगम को जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है सांस्कृतिक संदर्भ की महत्ता पर बल देता है। वाइगोत्स्की ने जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। इनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता है। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों सोशल यानी फैक्टर्स और भाषा लैंग्वेज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर, कब होगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह संदर्भ रूप में हो। अधिगम जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होगा और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भी रूप में हो। साथ ही कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय स्पर्धिक वातावरण की। सहयोगी वातावरण में बच्चे अपने समकक्षी समूह के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात सहयोगी वातावरण में बच्चे जो है अपने अध्यापक और साथियों के साथ साथ बातचीत, संवाद तथा चर्चा परिचर्चा के द्वारा सीखते हैं और एक दूसरे को सीखने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने टोटल जो क्वेश्चन किए 30 क्वेश्चन किए। आपको जो है पहले से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट बने तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।